कि छत्तीसगढ़ में अब कोरोना संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा मिलेगी। जी हां, स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए जनसंख्या के हिसाब से मरीजों की संख्या जारी की है। इसमें देखिए, प्रदेश भर में करीब 285 मरीज घर में रहकर कोरोना का इलाज करवा सकेंगे। बड़े जिलों में 20-20 मरीज तो छोटे जिलों में 5-5 मरीज इलाज करा सकते हैं। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये सुविधा दी है। चलिए, ज्यादा हम अपडेट ले लेते हैं। इस खबर पर धनवेंद्र जायसवाल स्टेट एडिटर हैं, वो जुड़ चुके हैं। धनवेंद्र जी, होम आइसोलेशन की सुविधा पूरे प्रदेश में लागू होगी, इसके तहत कैसे ये सुविधा मरीजों को मिलेगी और ये इसमें क्या ये प्रावधान रखा गया है कि जो असिम्टोमेटिक है, जिसमें लक्षण नहीं है, उनको ही घरों पे रखा जाए और ये प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी? करिश्मा, देखिए, दो तरह के मरीज घर में रहकर के इलाज करा सकेंगे। एक तो जो एसिम्टोमेटिक है और दूसरा जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है, यानी क्लास कैटेगरी सी के जो मरीज हैं उनका घर में इलाज हो सकेगा। इसके लिए कंडीशन तय किए गए हैं, गाइडलाइन जारी की गई है। कंडीशन ये है कि घर में कम से कम 3 कमरे होने चाहिए और मरीज के लिए एक ऐसा कमरा हो जिसमें टॉयलेट अटैच हो और साफ हवादार कमरा उपलब्ध हो। ऐसे मकान में मरीज होम आइसोलेट हो सकेंगे। दूसरा ये कि इसके लिए उनको एक अंडरटेकिंग भर करके देना होगा कि वो नियमों का पूरी तरह से पालन करेंगे। उनके मोबाइल पे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड होना चाहिए और वो प्रतिदिन अपना टेम्परेचर और ऑक्सीजन का लेवल रिकॉर्ड करके रोज हेल्थ डिपार्टमेंट के नोडल अधिकारी को व्हाट्सएप के जरिए या SMS के जरिए जानकारी भेज सकेंगे। ऐसे मरीज अपने घर में ही रह करके हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम से जुड़े रहेंगे और हेल्थ डिपार्टमेंट उनकी मॉनिटरिंग करेगी। फिलहाल ये संख्या सीमित है, सभी जिलों में जो संख्या तय की गई है और ये रायपुर और दुर्ग में 50 है, बाकी बड़े जिलों में 20 और छोटे जिलों में 5-5 मरीज, इस तरीके से ये तय किया गया है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि यदि ये जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी जो संख्या ली गई है, यदि इसका इलाज ठीक तरीके से हो पाता है और ये व्यवस्था कारगर तरीके से लागू हो पाती है तो आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ाई जाएगी और सभी जिलों में मरीजों को ज़्यादा संख्या में अपने घरों में रहकर इलाज कराने की सुविधा मिल सकेगी। दरअसल अस्पतालों में बेड की संख्या लगातार घट रही है। जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिस तरीके से कल 386 मरीज पूरे प्रदेश में सामने आए हैं, रायपुर में ही 184 मरीज हैं। अब तो स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बंगले से 10 लोग निकल गए, मंत्रालय से 6 लोगों को पॉजिटिव मिला है। इसी तरीके से सचिवालय में भी 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो मंत्रालय और सचिवालय को 3 अगस्त तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के बंगले को सील कर दिया गया है। विधानसभा भी 6 तारीख तक के लिए बंद की गई थी, लेकिन 4 तारीख से विधानसभा खोलने का फैसला किया गया है, यानी विधानसभा भी 3 अगस्त तक पूरी तरह से बंद रहेगा। तो इस तरीके से जो संख्या सामने आ रही है और जो बड़े संस्थान है वहाँ भी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, क्योंकि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिसके चलते बेड कम हो रहे हैं और अब ये सुविधा दी जा रही है कि जो एसिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टम जिसमें है, वो घर पे रहें। लेकिन उन परिस्थितियों में क्या कि जब मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, क्या एक अटेंडर उस वक्त रहेगा? ऐसा कुछ प्रोटोकॉल बनाया गया है? जी, मरीज के साथ उनके घर पर ही उनके परिवार का एक सदस्य उनका अटेंडर होगा और वो उसके स्वास्थ्य की निगरानी रखेगा। उसके स्वास्थ्य में यदि किसी तरह की गिरावट महसूस की जाती है या उसको ऑक्सीजन की जरूरत महसूस की जाती है तो तत्काल हेल्थ डिपार्टमेंट का जो नोडल अधिकारी या कर्मचारी होगा, जो उनके संपर्क में होगा, उसको इसकी सूचना दी जाएगी और तत्काल उसको एम्बुलेंस से उठा करके हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। ये व्यवस्था की गई है। ये पूरी तरह से इस बात की निगरानी रखी जाए कि मरीज की हालत में कहीं किसी तरह की गड़बड़ी हो रही है या उसके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है तो उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाएगा। चलिए, ये जो व्यवस्थाएं की जा रही है, अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से इसमें सरकार को भी मदद मिलेगी और जो मरीज हैं, क्योंकि घर का एक वातावरण होगा तो ये उम्मीद है कि मरीज घर पे बैठ के ठीक हो जाए। लेकिन एक तर्क ये भी है कि जिस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे में अस्पताल में बेड कम है और ऐसे में अब होम आइसोलेशन की सलाह और ये सुविधा प्रदेश में लागू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने जनसंख्या के हिसाब से मरीजों की संख्या जारी की है। होम आइसोलेशन के दौरान आरोग्य सेतु ऐप जारी करना होगा। स्वास्थ्य विभाग से संपर्क में रहना अनिवार्य होगा और जो अटेंडर घर पे होगा वो मॉनिटरिंग करके और पूरी हेल्थ अपडेट स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं देखिए, अब खबर रायपुर से मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को 230 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और रायपुर में सबसे ज्यादा देखिए 132 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ये आंकड़ा अब 309
पहुंच चुका है, जो मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। और अब तक प्रदेश की अगर बात करें तो 9,086 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के 2,803 एक्टिव केसेस हैं और संक्रमण से अब तक 53 मरीजों की मौत हुई है। चलिए, रायपुर से ही खबर है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब इलाज होगा। इसके तहत कम लक्षण वाले यानी कि एसिम्प्टोमेटिक मरीजों का इलाज किया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने भी अनुमति दी है कि कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को घर पे रहकर इलाज किया जा सकता है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत देखिए, मरीज का घर में 3 BHK होना चाहिए, यानी कि 3 बेडरूम, हॉल, किचन होना चाहिए। जिला स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी और किसी अन्य बीमारी वाले मरीज को यह सुविधा लेकिन नहीं मिलेगी। होम आइसोलेशन वाले मरीज के घर के बाहर लाल रंग का स्टिकर लगाया जाएगा, जिसमें यह कहा जाएगा कि ये कोरोना से संक्रमित हैं। ऐसे में अगर वो होम आइसोलेशन में रहते हैं तो तमाम उसमें जो चीजें हैं, जैसे कि घर एक ओपन स्पेस का होना चाहिए, साथ ही एक अटेंडर होना चाहिए जो मॉनिटरिंग करते स्वास्थ्य विभाग को हेल्थ अपडेट्स दे। वहीं देखिए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने कोरबा और उपनगरीय इलाकों में टोटल लॉकडाउन घोषित कर दिया है। 6 अगस्त तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। ग्राम पंचायत क्षेत्रों में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। बाजारों और चौराहों पर सैकड़ों की संख्या में लोग सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि ग्रामीणों को जागरूक करना, और जो लोग मास्क नहीं पहनना समझ रहे हैं, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में उनको जागरूक करना भी एक चुनौती रहेगी। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना की चपेट में अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बंगला भी आ गया है। सिंहदेव के बंगले से 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग प्राइमरी कांटेक्ट निकालने में जुटा हुआ है। 1 महीने से राजधानी कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। कई वीआईपी बंगले हैं जो कि कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। मोहन मरकाम, पीसीसी चीफ कांग्रेस की तरफ से इनके परिजन और स्टाफ के कर्मचारियों को भी कोरोना हो चुका है। आशंका जताई जा रही है कि फाइलों के आदान प्रदान के दौरान संक्रमण फैला है। हालांकि मंत्री सिंहदेव, निजी सचिव समेत पीएसओ की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। एहतियात के तौर पर सभी क्वारंटाइन हो गए हैं। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में एक तरफ लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं सरकारी आयोजनों में भी अब कमी नहीं आ रही है। जनप्रतिनिधि और मंत्री लगातार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अब आपत्ति जताई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बंगले में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकार से निवेदन किया कि कार्यक्रमों का मोह छोड़ दें। उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंत्री ऐसे उद्घाटन और शिलान्यास अपने घर से ही करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और बाकी मंत्रियों से इस बात का आग्रह करना चाहूँगा कि कोरोना के संक्रमण काल में किसी भी प्रकार के समारोह और कार्यक्रम आयोजित ना करें, क्योंकि संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी तो अपने बंगले से और वर्चुअल उद्घाटन करते हैं, परंतु जहाँ पर उद्घाटन होता है वहाँ पर 100, 200, 500 लोग इकट्ठे होते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से भी हमको आज के समय पर जो पत्थरों में अपने नाम लिखाने का जो लालसा है, उससे बचने की ज़रूरत है। और उसमें तो मुझे तो मुख्यमंत्री जी को अगर इतना ही और मंत्रियों को इतना ही शौक हो तो अपने बंगले में वो पत्थर का अनावरण कर वहाँ ले जाकर रखवा दें तो वो ज़्यादा उचित होगा। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। अब प्रदेश में 11वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं में सीधा प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया को 15 अगस्त तक पूरा करना होगा। 11वीं में प्रवेश के लिए स्टूडेंट्स के लिए 31 अगस्त का फॉर्म भरकर जमा करना होगा। सरकार घर बैठे ही बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें, अन्य सुविधा पहुंचाएगी और अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों के बच्चों की सूची पहले से ही क्वारंटाइन सेंटर में बनवा दी गई थी। इसी आधार पर बच्चों को उनके गाँव में एडमिशन मिलेगा, जिसकी जानकारी स्कूलों को उनके परिजनों को देनी होगी।
वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक मानसून सत्र 25 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान सिर्फ जरूरी मुद्दों पर ही चर्चा की जाएगी। 4 दिवसीय इस सत्र में सिर्फ 4 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान राज्य सरकार अनुपूरक बजट लाएगी। वित्तीय कार्य के अलावा सिर्फ मुख्य शासकीय कार्य ही संपादित किए जाएंगे। कोरोना संक्रमण से विधायकों और सदन के सदस्यों को बचाया जा सके, इसके लिए विधानसभा के मुख्य द्वार पर स्क्रीनिंग के साथ साथ सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था की जाएगी। तो 25 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जो कि 28 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। संशोधन विधेयक भी लाने की तैयारी की जा रही है। कोल ब्लॉक को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार के बीच खींचतान खत्म हो गई है। कोल ब्लॉक नीलामी की राह में छत्तीसगढ़ की आपत्तियों को केंद्र कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने मान लिया है। देखिए, छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया की अड़चन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय कोयला मंत्री की बातचीत के बाद सुलझ गई है। छत्तीसगढ़ की जिन 9 कोल खदानों का आवंटन किया जाना है, उनमें से 4 पर छत्तीसगढ़ सरकार को आपत्ति थी। खासतौर पर हसदेव और माड़ नदी की घाटी की कोयला खदान में बघेल सरकार ने अपनी आपत्ति जताई थी। दरअसल हसदेव और माड़ नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के आसपास के 2000 वर्ग किलोमीटर में लेमरू हाथी रिजर्व प्रस्तावित है। ऐसे में कोयला खनन से ये प्रोजेक्ट प्रभावित हो सकता था। इन मुद्दों पर बनी राज्य और केंद्र में सहमति। मुख्यमंत्री और कोयला मंत्री के बीच बातचीत में हसदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के 5 कोल ब्लॉक की नीलामी नहीं करने पर सहमति बनी है। इसकी जगह रिप्लेस कर 3 नए कोल ब्लॉक ऑक्शन में शामिल किए जाएंगे। जो राज्य सरकार सुझाव दे रहे हैं टू रिप्लेस द 5 माइंस, हमने वी हैव एग्रीड फॉर दैट एंड इन प्लेस ऑफ 5 माइंस दे हैव सजेस्टेड, उन लोगों ने 3 माइन का सजेशन दिया है। बट क्वांटम ऑफ द टोटल कोल मीन्स जियोलॉजिकल रिजर्व जो हम कहते हैं, दैट विल रिमेन सेम ऑलमोस्ट। वी हैव एग्रीड एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट एंड वी विल communicate it to Chhattisgarh government and Chhattisgarh government in turn they will communicate it back. केंद्रीय कोयला और खान मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। उन्होंने कहा राज्य सरकार को केंद्र को कोयला देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रदेश के जंगल, जमीन और यहाँ के लोगों के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, जिसे मान लिया गया है। सारी बातें हमने स्पष्ट कर दी है और भारत सरकार को कोयला चाहिए, हमें इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन जो हमारे जंगल हैं, हमारे बांध हैं, हमारी नदियां हैं, हमारे जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उसके अहित नहीं होना चाहिए। इस बात को हमने प्रमुखता से रखा है। मैं समझता हूँ इस बात को स्वीकार करेंगे। कोयले को लेकर राज्य और केंद्र सरकार की इस मुलाकात ने तकरार जैसी स्थिति को खत्म कर दिया है। इस सहमति से छत्तीसगढ़ के प्रभावित जल, जंगल और वनवासी के हितों के संरक्षण के साथ कमर्शियल माइनिंग की राह भी खुलेगी, जिससे छत्तीसगढ़ के संसाधनों का न केवल उपयोग हो पाएगा, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच आपसी तालमेल बेहतर होगा। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में अब नई शिक्षा नीति पर सीएम भूपेश बघेल ने अपना बयान दिया। कोरोना काल में आपको बता दें, जो नई नीति आई है उससे ये कहना है उनका कि वो समझ से परे है। विदेश में स्नातक की शिक्षा में दिक्कतें आएंगी। केंद्र को तमाम बातों को स्पष्ट करना चाहिए और उसके बाद ही ये फैसला लेना था। तो नई शिक्षा नीति पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है कि केंद्र को तमाम बातों को ध्यान में रखना चाहिए था। कोरोना काल में लागू किया गया है, ये कब से लागू होगा, कैसे होगा? जो 10वीं पास कर लिए हैं, 12वीं 11वीं पास कर लिए हैं, उसका क्या होगा? और फिर दूसरी बात है, जो बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं तो 12वीं का आधार पे उसका एडमिशन वहाँ हो जाता है कॉलेज में। अब जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें जो वहाँ जाके सीधा कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो उसके बारे में क्या सोची सरकार, भारत सरकार, इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए।
वहीं देखिए, बिलासपुर नगर निगम अब गोबर से गौकाष्ठ बनाने जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने का फैसला लिया है। अलग अलग जगहों में इसकी खरीदी भी शुरू हो गई है। इसके पीछे सरकार की मूल सोच लोगों को रोजगार देने के साथ साथ आर्थिक लाभ पहुंचाने की है। इसी कड़ी में बिलासपुर नगर निगम ने गोबर से रोजगार और पर्यावरण संरक्षण का नया तरीका निकाला है। निगम गोबर से गौकाष्ठ बनाने जा रहा है। गौकाष्ठ को मार्केट में देने की जिम्मेदारी भी निगम की होगी। निगम मुक्ति धामों में मोक्ष देने के लिए गौकाष्ठ उपलब्ध कराएगा। वहीं आपको बता दें कि बिलासपुर प्रदेश का पहला नगर निगम होगा जहां पे गोबर से गौकाष्ठ बनाया जाएगा और इसके जरिए निगम की कोशिश पर्यावरण संरक्षण के साथ लोगों को रोजगार से जोड़ने की भी है। आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा जो योजना चालू किया गया है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उसमें सबसे प्रथम ये है कि उस गौठान में जो गाय का मूत्र है उससे फिनाइल बनाने का काम शुरू करेंगे, जिसका ट्रेनिंग अभी लगातार चल रहा है। दूसरा, गोबर के द्वारा जैविक खाद बनाने का काम भी शुरू हो गया है, पीछे में वहीं पर बना हुआ है हमारा। तीसरा, एक नया चीज़ जो आया है, गोबर से लकड़ी बनाने का काम, जिसके लिए मशीन खरीदने के लिए 5.5 लाख रुपए महापौर मद से मैंने दिया है। ये छत्तीसगढ़ में पहला होगा बिलासपुर जहाँ पर गोबर से लकड़ी बनाने का काम किया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गोधन योजना चालू की गई है। इसमें हम लोगों को गौठान में गोबर खरीदी कर रहे हैं। वहाँ पे उस गोबर से खाद बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके साथ ही साथ हम उन गौठानों में गोबर से अन्य सामग्री भी बनाने के लिए स्व सहायता समूह को ट्रेंड कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि अन्य उत्पाद भी उसके बनाया जाए और उसको मार्केट में बेचा जाए। इसी क्रम में हमने ये चालू किया है कि वहाँ पे जो भी गोबर खरीदी हो रहा है उससे जो गोकाष्ठ बनता है वो गोकाष्ठ हम बनाया जाए और उसको मार्केट में भी बेचेंगे। और मार्केट के अलावा हमारे जो मुक्ति धाम है वहाँ मुक्ति धाम में भी उसका यूज होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि मुक्ति धाम में भी उसका यूज करें, वहाँ पे विक्रय करें। वहीं बिलासपुर के मेड़पार में 47 गौवंशों की मौत के मामले में जांच पूरी हो गई है। जांच समिति ने रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। जांच में सामने आया है कि दम घुटने से गौवंश की मौत हुई है। ग्रामीणों ने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए गौवंश को पुराने पंचायत भवन में रखा था। बाद में जंगल में छोड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन भवन में गौवंश को रख दिया गया, जिससे सांस लेने में तकलीफ गई और दम घुटने से इन गौवंशों की मौत हुई। कोरिया के चिरमिरी में ASCL की तरफ से अतिक्रमण हटाने में की गई कार्रवाई के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने GM कार्यालय का विरोध प्रदर्शन किया और SCL प्रबंधन और मनेन्द्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी का कहना है कि SCL के पक्षपात तरीके से सिर्फ आधे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और विरोध के बाद SCL प्रबंधन और बीजेपी नेताओं के बीच चर्चा भी हुई। कवर्धा से अब खबर, जहां सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। बिना मास्क के सैकड़ों लोग मंडी पहुंचे हैं। आम लोगों पर प्रशासन ने प्रशासन लगातार चेतावनी दे रहा है, लेकिन आम लोगों पर उसका असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग भी जागरूक नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण अंचल से लोग आते हैं उनको किस तरीके से समझाया जाए कि मास्क पहनना समय की ज़रूरत है और इस समय मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। ऐसे में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की ये खबरें आई कि सब्जी मंडी में धज्जियां हुई। वहीं खबर अब कोरबा से, जहां हाईवे पर डीजल चोरी करते हुए आरोपी पकड़ाया है। व्यापारी को चोरी का डीजल बेच रहा था। 20 लीटर डीजल समेत बड़ी मात्रा में जरकीन भी बरामद की गई। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य अधिकारी ने कार्रवाई की है। खरीदने वाले व्यापारी के यहां भी दबिश दी गई है। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे के मोरगा गांव की घटना है। तो व्यापारी को चोरी का डीजल बेच रहा था ये आरोपी और वो पकड़ाया गया है। मोरगा गांव की घटना बताई जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने 4 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 2 से 4 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना भी जताई जा रही है और प्रदेश में शुक्रवार की रात से शनिवार तक हल्की बारिश, गरज चमक के साथ बौछारें बारिश,
बौछारें भी होंगी। बारिश न होने की वजह से आपको बता दें राज्य में गर्मी महसूस हो रही थी और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो इसके बाद अब ये चेतावनी जारी की गई है कि 2 से 4 अगस्त तक बारिश होने की संभावना है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो चलिए, देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। कुछ तस्वीरें हमें मिल रही हैं। देखिए, दिल्ली से कुछ तस्वीरें जहां पर ईद की नमाज अता की जा रही है। सभी देशवासी, न केवल देशवासी, पहले पूरी दुनिया में अमन व अमान हो, दुनिया के लोगों की सेहत और सलामती पूरी तरह से सुरक्षित हो, अच्छी हो, और जिस तरह का संकट और जिस तरह का कोरोना का संकट आज पूरी दुनिया के सामने है, उसकी वजह से इबादत तो हो रही है लेकिन हिफाजत के साथ, और जो हिफाजत के साथ इबादत है उसमें जुनून और जज्बे में कमी नहीं है, जो ईमान है उसमें कमी नहीं है, और आज पूरी दुनिया में ये हालात हैं और जल्द से जल्द ये हालात ठीक हों। मेरे देश में जो लोग संयम, अनुशासन के साथ इस लड़ाई को लड़ा है जिन्होंने, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और हमारे देश के लोगों का संयम, हमारे देश के लोगों का अनुशासन और हमारे देश का जो एक मजबूत नेतृत्व है नरेंद्र मोदी साहब का, उसकी वजह से आज तमाम तरह की जो दिक्कतें, परेशानियां हैं वो धीरे धीरे कम हुई हैं कोरोना के को लेकर के। उसके साथ ही साथ तमाम त्यौहार हैं, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद रही हो आज की, चाहे उसके बाद उससे पहले जो है होली रही हो, या और भी तमाम जो धार्मिक त्यौहार हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, वो सभी जगहों पर जो है वो लोग प्रार्थना तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन संयम के साथ, क्योंकि आपकी सेहत और सलामती से ज़्यादा आपको चिंता करनी होगी दूसरों की सेहत और सलामती की, और इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की गई है। जो पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ जो है वो किस तरह से जो है वो सफाई रखी जाए उसकी व्यवस्था की गई है। तो ईद पर नमाज अता की गई लेकिन हिफाजत के साथ, और आपको बता दें कि आज जिस तरीके से जो दिल्ली में जो स्थित जामा मस्जिद है वहाँ पे नज़ारा देखने को मिला कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक तरीके से नहीं हुआ है। इसलिए आपसे भी अपील है कि नमाज जब आप अता करें तो ये ध्यान रखें कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान हो, सार्वजनिक जगह पर नहीं जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुर्ग में इन दिनों सुल्तान की काफ़ी चर्चा हो रही है। सुल्तान कोई इंसान नहीं बल्कि एक बकरा है। सुल्तान की लंबाई 8 फीट और वजन करीब 1.5 क्विंटल है। जानवरों के शौकीन अहमद भाई जो इसे पंजाब से लेकर आए हैं। खास बात देखिए इसमें यह है कि उन्होंने व्हाट्सएप पर इसे पसंद किया था और फिर 1300 किलोमीटर का सफर तय किया। इसे लेने के लिए पंजाब चले गए। सुल्तान सूखे मेवे खाने का बहुत शौकीन है और अहमद भाई उसके इस शौक को बखूबी पूरा करते हैं। देखिए किस तरीके से ड्राई फ्रूट खाता हुआ ये सुल्तान नजर आ रहा है। खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, सूखे मेवे खाने का भी शौकीन है और इस शौक को बखूबी से पूरा किया जा रहा है।